टाइम से सोच रहे थे कि एहसान भाई से मिलने जाएंगे, मुलाकात करेंगे, लेकिन वक्त ना हमारे पास है ना इसके पास है। इस वजह से बहुत ही रेयर मिलना होता है। आज बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मिलना हुआ। और भाई साहब है सो कुछ अपने चैनल के थ्रू कुछ बात करना चाहते हैं और आप तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, तो पूछते हैं इन्हीं से कि क्या चाहते हैं। बोलिए, आप क्या पूछना सबसे चाहते हैं, पहले क्या भाई बात साहब है। आप बताइए, अब बहरीन में कितने लंबे समय से यहाँ पे आप सरवाइव कर रहे हैं? बहरीन में तो मेरा आना बहुत पहले हुआ था, लगभग 2012 में आया। उसके बाद बीच में छोड़ के भी गए, फिर से आना हुआ। तो इस तरह से जनरी ब्रेकडाउन होता रहा, आए गए, और बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ यहाँ जानने को मिला। तो इसी तरह से अभी भी चल रहा है, आगे देखते हैं कब तक इधर रहना होता है। यहाँ पे आने के लिए प्रोसेस, एक 30 सेकंड लूंगा, मैं प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे आने के लिए अगर आप कंपनी के थ्रू डायरेक्ट आ रहे हैं या कुछ एजेंसी के द्वारा आ रहे हैं तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आपको ऑफर लेटर आप प्राप्त करते हैं तो मेडिकल कराना होता है। और अदर कंट्री जैसे आप मान लीजिए कुवैत, सऊदी अरबिया का प्रोसेस कुछ टोटली अलग है। यहाँ पे बहुत बहरीन में आने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप मेडिकल कराइए, वीजा प्रोसेस होगा। आज का डेट में अगर आप न्यू वीजा अप्लाई करते हैं तो 20 से 25 दिन में वीजा इश्यू होता है। ठीक है, उसके बाद आप फ्लाइट टिकट बुक करके सीधा आप अपना देश से बहरीन ट्रैवल कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल इजी है। आप कुवैत में देखिएगा तो लंबा प्रोसेस है, पीसीसी चाहिए, उसके बाद आपका वीजा स्टैंपिंग करना पड़ता है, उसके बाद आपको, यानी लंबा प्रोसेस है। और ये सब जरूर प्रोसेस के लिए एहसान भाई का एक ट्रैवल भी है, आप उसके थ्रू से काम भी करा सकते हैं, हेल्प मिल सकता है आपको वहाँ से। जैसे हो गया वीज़ा का प्रोसेस कैसे करना है, स्टैंपिंग वगैरह हो गया, इमिग्रेशन क्लियरेंस हो गया, फिर आपका टिकट चाहिए, या फिर जो भी आपको दिक्कत होता है, आपको जानकारी नहीं है, तो वहाँ से आपको कंप्लीट और पूरा प्रोसेस दिया जाएगा जानकारी, और आपका काम भी हो जाएगा। जी जो आपने, हमारे एरिया के तरफ से मेरे ख्याल से अभी तो होता नहीं है, ये अपना थ्रू से करवाना शुरू किया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और भाई को सपोर्ट भी करिए, और थोड़ा आप लोग के ही सपोर्ट से ये भी आगे बढ़ेगा, यही उम्मीद है और भरोसा भी है आप सबको कि करेंगे। बिल्कुल सही बात। जैसे रिजवान भाई ने बताया कि इमिग्रेशन चेक रिक्वेस्ट, कमेंट करके बताइए कौन कौन आदमी देखना चाहता है इमिग्रेशन चेक रिक्वेस्ट पासपोर्ट क्या होता है। यानी मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ईसीएनआर एंड नॉन ईसीएनआर क्या होता है। कमेंट करके बताइए जरूर, उस पर मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा। ईसीएनआर पासपोर्ट क्या होता है, नॉन ईसीएनआर पासपोर्ट क्या होता है। ठीक है, वो बिल्कुल। अगले वीडियो में बात करेंगे। आज का कुछ टॉपिक अलग है। अगर आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन चेक रिक्वेस्ट है तो कोई भी कंट्री में, गल्फ कंट्री में, यानी कोई भी गल्फ कंट्री में आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो आपको इमिग्रेशन के द्वारा गुजरना होता है, जो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। गवर्नमेंट 2 कैटेगरी में पासपोर्ट इसलिए बांटा गया है, ईसीआर एंड नॉन ईसीआर। ईसीआर हमारा देश में जैसे अनपढ़ बोलते हैं ना जीवन, जो मैट्रिक से कम है, जो कंप्लीट नहीं कर पाता है किसी कारण, मजबूरी हो या जो भी हो, इस वजह से वो लोग है सो उन लोग को इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का पासपोर्ट दिया जाता है। तो इसलिए ज्यादा करके घर में माँ बाप बच्चा लोग को पढ़ाता है, पढ़ो पढ़ो, पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब पासपोर्ट बनाने का टाइम आता है बस अगर 10 क्लास सर्टिफिकेट नहीं है आपको तो अनपढ़ माना जाता है हमारा देश में। अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं 10 क्लास का सर्टिफिकेट नहीं है तो पासपोर्ट में साफ साफ भारत सरकार लिख देता है इमिग्रेशन चेक रिक्वेस्ट। यानी आप अगर अपना देश से कोई गल्फ कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इमिग्रेशन से गुजरना पड़ेगा। सही है ना रिजवान? बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे कैसा है एक्सपेंसिव। लोग अगर बहरीनी दिनार, अगर 200 दिनार मैक्सिमम, आपको 200 दिनार अगर सैलरी है तो कितना बचा पाएंगे यहाँ पे? कहना मुश्किल है, वो तो डिपेंड करता है जो आदमी किस तरह से अपना एक्सपेंसेस लेके चलता है, उसी हिसाब से आपका खर्चा भी होगा। जिस तरह से इंडिया में महंगाई है, पूरे दुनिया में महंगाई का दौर चल रहा है, तो उसी तरह यहाँ पे भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जहाँ पे मतलब टैक्सेस चालू है। तो आपके ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से आप जितना कम कॉस्ट बचा सकिएगा, जितना से कम आप खर्चा करिएगा, उसी हिसाब से आप बचाकर इंडिया भेज सकते हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली। और क्या कहें, 200 तो इस हिसाब से यहाँ का बहुत कम सैलरी होता है।
आदमी का सैलरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो जिस तरह से पोस्ट में है, जिस तरह से हायर मतलब एजुकेशन वाले लोग हैं, उन लोग का तो ज़्यादा रहता है। लेकिन जो कम पोजीशन में काम करते हैं, जिसका उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उस हिसाब से 200 तक सैलरी मिनिमम होना ही चाहिए इधर आने के लिए। और इससे ज़्यादा और जानकारी क्या दे। जाहिर सी बात है, जो लोग आएंगे रहेंगे तब एक एक्सपीरियंस मिलेगा, उसी के आधार पर वो भी कुछ समझ सकता है कि किस तरह से क्या करना चाहिए। जी हाँ, जैसे रिजवान भाई ने बताया है, एक सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो अगर आप यहाँ पे बहरीनी दिनार 200 अर्न करते हैं तो हमारा हिसाब से आप 150 दिनार बचा करके आप घर भेज सकते हैं। जैसे कि अगर कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहा और खाना प्रोवाइड कर रहा और साथ में एकोमोडेशन, तो आप 150 आराम से बचा के घर भेज सकते हैं। सही नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करते हैं कोई अदर कंट्री से, जैसे होगी आपका दुबई, कतार, सऊदी अरबिया, कुवैत, तो मेरे को सबसे बेस्ट लगा बहरीन। ये बहरीन एक छोटा सा कंट्री है और यहाँ पे बहुत अच्छा है, यानी कोई एक बार आया बहरीन उसका तो दिल 100% ही लगना है। कोई भी बहरीन छोड़ करके जल्दी अपना कंट्री वापस नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सुविधा है, आपको हर चीज का सुविधा है, हर चीज का बेनिफिट है। मान लीजिए आपको, क्योंकि देश छोटा है और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल कुवैत में या सऊदी अरबिया में अगर आप जाएंगे तो बहुत बड़ा कंट्री है। ड्यूटी आवर ज़्यादा रहता है, ड्यूटी आवर का कोई लिमिटेड नहीं है। इस तरह से हर जगह है, बट डिपेंड करता है कि आप लोग अगर आना चाहते हैं तो अच्छा कंपनी देखकर, जान समझ कर, सोच समझ कर आइए। जी जी जी, सही बोला रिजवान भाई ने। ये पॉइंट वाली बात है। कभी भी आप अगर आप बाहर देश आ रहे हैं अपना देश छोड़ करके, तो इम्पोर्टेंट है आप अच्छे कंपनी में आए ताकि यहाँ पे कुछ चीज का प्रॉब्लम ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग अपना देश छोड़ करके बाहर आते हैं सैलरी के लिए। अगर सैलरी बराबर टाइम में मिल जाए, ऑन टाइम में मिल जाए, तो ड्यूटी तो कभी 10 घंटा कभी 9 घंटा, पर नॉर्मली यहाँ पे 9 घंटे ही ड्यूटी है। कोई